सभी साथियों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल। तो हमारे जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो उसी का अगला सेट है, तो इसे देखना ना भूलिएगा और आप इसको देखिएगा और आप कम से कम कितने क्वेश्चन सही करते हैं ये कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला नंबर 1, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। आप बताइए। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है। तो ये बेटा इसका सही हो जाएगा आपका केवल 2, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी में ना होकर कहाँ पर है, आगरा में है। कहाँ पर, आगरा में है। ओके। और ये एक मानव निर्मित जलाशय है, ये बात आप ध्यान रखिए। और भारत में कुल 75 आर्द्र भूमियाँ हैं। कितनी बेटा, 75। और यूपी में अपने कितनी हैं, यूपी में हैं 10। और तमिलनाडु में कितनी है बेटा, तमिलनाडु में हैं 14। तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में कुल 14 हैं। ओके। तो प्रथम स्थान तमिलनाडु का और दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो आपको बताना है। नंबर ए ऑप्शन पीलीभीत, नंबर बी चंदौली, नंबर सी उन्नाव, नंबर डी महाराजगंज। तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा चंदौली। कहाँ पर है, चंदौली में है ये स्थल चंद्रप्रभा। और यह भारत का, अगर कहूँ उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में है। और ये प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी चंद्रप्रभा की, 1957 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। क्या कह रहा कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। नंबर ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी दलदली, ऑप्शन सी ककरीली पथरीली, ऑप्शन डी भोर। तो आप क्या बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की इस जो भाबर पेटी में कैसी पाई जाती है, ककरीली और पथरीली पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर नदियाँ बेटा विलुप्त हो जाती। क्या होती, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और कहाँ निकलती हैं ये, फिर तराई क्षेत्र में ये नदियाँ निकलती हैं। ओके। तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। क्या, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। ऑप्शन का शिवालिक, ऑप्शन का विंध्याचल, ऑप्शन का रोहिलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घा और ये बुंदेलखंड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बुंदेलखंड कहाँ कहाँ क्षेत्र पाया जाता है, एमपी और यूपी में बेटा, यूपी और एमपी में। और यूपी के 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था बेटा, तो इसका नाम था बुंदेलखंड, पहले नाम जिजाग भुक्ति था। क्या, जिजाग, क्या नाम था बेटा, तो इसका नाम था जिजाग भुक्ति। क्या नाम था, जिजाग भुक्ति नाम पहले बुंदेलखंड का हुआ करता। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा, 5वां क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। अर्थात भारत को यदि संपूर्ण क्षेत्रफल मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश,
7.33%, 8.99%, 9.02%, 10.4%। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 7.33%। और क्षेत्रफल कितना है पूरा इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का। और क्षेत्रफल में स्थान चौथा है उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा राजस्थान है आपका, राजस्थान। और दूसरे नंबर में क्या है, एमपी है। तीसरे में क्या है, महाराष्ट्र है। और चौथे में अपना उत्तर प्रदेश है। ओके, अगला देखते हैं। ये छठा क्वेश्चन आप बताएंगे कि छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, किस देश में हुआ था। हाल ही में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो आप बताइए ये कहाँ पे हुआ था। ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में या इटली में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ब्रिटेन में, या कहें यूके में। ब्रिटेन या यूके में इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा हमारा 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा पत्र किन देशों द्वारा की गई है। अर्थात जो अटलांटिक घोषणा पत्र किन देशों के द्वारा किया गया है जो आर्थिक साझेदारी से है। का विकल्प अमेरिका और जर्मनी, खा विकल्प अमेरिका और ब्रिटेन, गा विकल्प अमेरिका और ताइवान, घा विकल्प अमेरिका और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, अमेरिका और ब्रिटेन ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये किस लिए किया गया है, ये किस लिए किया गया है तो मैं बताऊं, रूस और चीन की सुरक्षा, उनके चुनौतियों से निपटने के लिए ये किया गया। ओके, इनके विरोध में किया गया। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो आरबीआई ने 2023 में जून में एक अपना कार्यालय खोला है, तो उसने कहाँ खोला है तो ये हमको बताना है। तो इसने अपना एक उप कार्यालय कहाँ खोला बेटा, आगरा में या कोहिमा में या दिसपुर में या रायपुर। तो आप बताएंगे कोहिमा में खोला गया है, जो नागालैंड की बेटा राजधानी है। कहाँ की, नागालैंड की। नागालैंड गठन कब हुआ था, 1963 में गठन हुआ था। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा वहीं पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 9वां क्वेश्चन 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। मतलब जो 16 महाजनपद थे भारत में, तो उनमें तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो आपको ये बताना है कि तक्षशिला किसकी राजधानी थी, कौशल की, कुर्की या वज्र की या गांधार की। तो आंसर आपका हो जाएगा गांधार। कुर की राजधानी क्या थी बेटा, तो कुर की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ और इसमें दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आता था। ओके, कौशल की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी बेटा। श्रावस्ती कहें या अयोध्या कहें, क्या अयोध्या, बात वही है। और वज्र की क्या थी, विदेह या मिथिला थी। इसकी क्या थी, विदेह या मिथिला थी। और 16 महाजनपद जो थे इनका जैन धर्म का भागवत धर्म अगुंतन और जैन धर्म का भागवती सूत्र में उल्लेख मिलता। अगला क्वेश्चन 10वां, गुजरात में मौर्य शासकों द्वारा बनाई गई कृत्रिम जलाशय या झील कौन थी। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य अगर मैं कहूँ तो किस झील का निर्माण करवाया था गुजरात में, पुष्कर झील का, लुनार झील का, लोकटक का, सुदर्शन का। तो इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गिरिनार पर्वत के पास। कहाँ पर, गिरिनार
पर्वत के पास निर्माण करवाया था। लुनार बेटा कहाँ है? महाराष्ट्र में है ये। और ये उल्का पिंड या ज्वालामुखी से निर्मित मानी जाती है। पुष्कर बेटा राजस्थान में है और यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में। लोकटक बेटा मणिपुर में है और इसी में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो इसी में तैरता हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई है? कह रहा कि पोलो या चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश या नसरुद्दीन मोहम्मद की? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी थी, गुलाम वंश की। और गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। कब था? 1290 तक था। और ये कब से कब था? 1206 से 1210 तक का कौन था? कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किससे हो जाती है? उससे गिरकर मृत्यु हो जाती। ओके, आगे चलते हैं। जो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन बेटा 12वां, टीपू सुल्तान की शासनकाल में मैसूर राज्य की राजधानी क्या? जब टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का राजा था तो उसने अपनी राजधानी कौन बनाई थी? बेंगलुरु को, मदुरई को, बीदर को या श्रीरंगपत्तनम को? तो इसने श्रीरंगपत्तनम को अपनी राजधानी बनाई थी। और यहाँ पर जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब की इसने स्थापना की थी और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अब ये भी याद रखें कि स्वतंत्रता का यहाँ पर वृक्ष भी लगाया था। तो श्रीरंगपत्तनम इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और 1799 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान का साम्राज्य अंग्रेजों ने मिला लिया। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन है हमारा। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? मतलब 1919 के सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था बेटा, 1905 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी 1919 में। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यहाँ पर ये घटना नहीं हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां, आंदोलन रेड शर्ट या लाल कुर्ती, रेड शर्ट कहूँ या लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? अगवा कौन था या अगुवाई कौन किया था? मौलाना आज़ाद ने की थी, मोहम्मद अली ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था या उल्ला खान ने? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। कब किया था? 1930 में किया था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तब की बात है। और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियरमैन सीमांत गांधी कहा जाता है। और ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो इनके बारे में आप ज़रूर जानकारी रखिएगा। सीमांत गांधी, इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन का जनक माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सी पहाड़ी असम में? जवादी पहाड़ी, कार्बी अंगलांग पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी या अरावली पहाड़ी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि कार्बी अंगलांग की पहाड़ी कहाँ पे बेटा? असम में। ऑप्शन ये हो जाएगा। जवादी कहाँ बेटा? तो आप बताइए जवादी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो सुनिए, जवादी की पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में बेटा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ये आपकी। और शिवराय भी कहाँ बेटा? ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में ही मानी जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा भाग इसका राजस्थान में। ओके, अगला क्वेश्चन 17वां, उस दर्रे का
नाम बताइए जिससे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए किस तरह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। पेनिनसुला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बनिहाल दर्रा या लिपुलेख। तो ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा भारत के हिमालय में पर्वत श्रेणी में एक प्रमुख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में स्थित है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए इसको, और इससे मानसरोवर की यात्रा होती है। ओके, तो याद रखिएगा। जबकि बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, खारदुंगला हिमाचल प्रदेश में है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक जिले अर्थात झीलों के जिला के नाम से प्रख्यात है। कौन सा जिला लेक या किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। लेक जिला या झीलों का जिला के नाम से जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम। तो नैनीताल, शिमला, माथेरान या सिक्किम। तो यहाँ पर हो जाएगा नैनीताल। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में बेटा। तो इस उत्तराखंड का, तो यहाँ पर बहुत झीलें, इसलिए नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19वां है, भारत के कौन से राज्य में अधिकांश संख्या में आर्किड होते हैं। क्या भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक आर्किड पाए जाते हैं, बताइए। कहाँ पर, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में। तो आप बताइए तो कहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, बताइए। तो सर्वाधिक आर्किड अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और 2019 की रिपोर्ट में ये बात व्यक्त की गई है। ये आर्किड वनस्पति जगत का एक, ये आर्किड होता क्या है, ये एक पुष्प है, जो पुष्प है, एक क्या है, पुष्प है, जो काफ़ी सुंदर पुष्प पाया जाता है। तो इस हिसाब से, लेकिन अगर पूछा जाए कि अधिकतम वर्तमान में उत्पादन कौन करता है, तो सिक्किम करता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बताइए 20वां, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन या साम्राज्य को चली गई थी। अर्थात 1857 की क्रांति हुई थी और कंपनी के हाथ से सत्ता निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ पहुंच चुकी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1958। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और ये कब हुआ था, जब 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। कब हुआ था, तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। और कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में ऐसा हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था, और वहीं पर इसने घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। ओके, तो आप याद रखिएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन ब्रिटिश राजशाही क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, अब ये भारत का वायसराय का पद बना दिया गया था। ओके, और यह घोषणा मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को हुई थी बेटा। तो याद रखिए 1 नवंबर 1858 को ऐसी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में का विधानमंडल द्विसदनीय है। तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम या कर्नाटक। तो आप बताइए किस राज्य का सदन द्विसदनात्मक है। तो मुझे आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा कर्नाटक। भारत के सिर्फ 6 राज्य हैं, भारत के 6 राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है। द्विसदनीय कैसी है, द्विसदनीय है। कौन कौन बेटा, जहाँ पर द्विसदन है, विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद। तो आप यूपी में देखेंगे, यूपी हो गया, कौन हो गया बेटा, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, अपना महाराष्ट्र भी हो गया इसमें,
महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया बेटा, बिहार हो गया, और कौन हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी द्विसदनीय है। और इसके अलावा कौन हो गया, तो आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। इतने 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नीति 22वां क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, होता है, कौन होता है, कौन है, उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्यिक मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा इसका आंसर, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर, तो बेटा ये हुई थी योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 में हुई थी। ओके। और इसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। और ये सरकार का थिंक टैंक होता है। क्या होता है, सरकार का थिंक टैंक होता है, ये सोचने समझने वाला। ओके, आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन, 22वां का 23वां क्वेश्चन कह रहा है, 23वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। मतलब भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, तो आप बताइए किस धारा के तहत मान्यता दी गई थी। 6(2) के तहत धारा, या 12(2) के तहत, या किसके तहत मान्यता दी गई थी, या 6(2) के तहत, या 12(2) के तहत, या 10(1) के तहत, या 8(1) के तहत। तो इसका आंसर 8(1) धारा 8(1) के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को धारा को मान्यता दी गई थी। किसको, भारतीय संविधान सभा को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन 24वां कह रहा है, 24वां क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी, क्या सदस्य ना होते हुए, संसद सदस्य ना होते हुए, किसका, संसद का सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। इसे भाग लेने का अधिकार होता है, बहस करने का भी अधिकार होता है, लेकिन ये वोट नहीं दे सकता। वो कौन आदमी होता है, उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आपका हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल इसका 76 में उल्लेख है, किसमें, 76 में। तो 76 में कहता है कि भारत में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होगा, जो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक पद में बना रहेगा। और एक कानूनी अधिकारी होता है, या कहें तो वकील होता है, जो सरकार को सलाह देता और सरकार की तरफ से केस लड़ता है। और संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, राज्यसभा में, लोकसभा में बैठ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन अब किसी विधेयक में वोट नहीं दे सकता। ओके, अगला 25वां, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। राज्य की आय, राष्ट्रीय आय, या संपत्ति, राज्य की राष्ट्रीय आय, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या रहन सहन स्तर, या मुद्रास्फीति। तो ये हो जाएगा, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में जो महंगाई भत्ता तय किया जाता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से हम WPI कहते हैं, WPI होल प्राइस इंडेक्स। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, इसी के माध्यम से क्या तय किया जाता है, महंगाई भत्ता। उपभोक्ता मूल्य, सॉरी इसका होगा, देखो मैंने गलत बता दिया, रुक जाओ, इसका होगा UPI नहीं, जो होल इंडेक्स प्राइस होता है, इसका होगा CPI होता है। क्या होता है, CPI होता है,
इसका होगा आंसर सीपीआई हो जाएगा। सीपीआई हो द्वारा तय किया जाता है कि महंगाई भत्ता को जोड़कर और सरकार और इसका श्रम मंत्रालय ये आकलन करता है। ओके, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, तो किसको चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आप बताएंगे कि चतुर्थ क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है। मछली पालन ए, सूचना प्रौद्योगिकी 2, विनिर्माण 3, खनन 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, ये चतुर्थ सेक्टर में आता है। मछली पालन प्राथमिक आ जाएगा, ये प्राथमिक में आएगा। खनन द्वितीय में आएगा, ये द्वितीय में आएगा। और विनिर्माण भी इसमें आएगा, द्वितीय में आएगा, द्वितीय में आएगा। ये भी द्वितीय में आएगा, ये भी किस में आएगा, द्वितीय में आएगा। तो आप ध्यान दीजिए। ओके, अगला देखते हैं 27वां। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। कृषि का नंबर ए, कृषि का वित्त पोषण करने वाला बैंक, जो कृषि का वित्त पोषण करे, या सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक, किसानों को वित्त पोषण करने वाला बैंक मतलब ऋण देने वाला, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ग्रीन मतलब पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण, इको फ्रेंडली फाइनेंशियल। ओके, अगला देखते हैं 28वां क्वेश्चन। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में की अपेक्षा की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सुलभ मुद्रा एक विशिष्ट देश की मुद्रा है जो कि मूल्य में कमी के लिए उत्तरदायी होती है और अन्य मुद्राओं में इसका विनिमय करना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कमी। सापेक्ष मूल्य क्या, कमी करना पड़ता है भाई। क्या एक सुलभ मुद्रा वह है जिसे अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में कमी की जाती है, या कहें तो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जारी की गई थी। बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जारी की, 1961, 1951, 1952, 1960। तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। कब, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी और इसका कार्यकाल कितने साल था, 1956 तक था। और किस पर आधारित थी, ये कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित थी। मॉडल कैसा था, किसका मॉडल था, तो आप बताएंगे हेराल्ड, एक व्यक्ति थे हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल था, हेराल्ड डोमर ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था और इसमें कृषि का विकास था, ये कारण था। अगला क्वेश्चन खत्म। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हमारी क्लास यहीं तक थी और आप इस क्लास को प्रॉपर देखिए और अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट भी कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, तो इससे आपको कम से कम कॉन्फिडेंस आएगा और हमको भी पता चलेगा कि हम जो कंटेंट देते हैं कैसा देते हैं। आप कुछ तो बताइए कि हम जो कंटेंट लाते हैं अच्छा है कि ख़राब है। भाई जब आप बताएंगे तो तभी हम उस पर वर्क करेंगे। सभी साथियों को मेरा जय हिंद, जय भारत।